हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 1 जुलाई से लेकर आपके पास 7 जुलाई तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट कर ली होंगी और उसके साथ जो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके आंसर्स आप हमें यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली वीडियो पूरी कंप्लीट करी है। उसके साथ जो जो फैक्ट जुड़ते थे वो भी आपको बताए गए थे और जो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आते हैं आपने उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सेक्शन कौन सा आता है? अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन इन न्यूज। इसके बारे में बात भी करेंगे और जो जो स्टैटिक ऐड हो सकता होगा इसके साथ का वो भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं यहाँ पर जो पहली अपॉइंटमेंट है वो किसकी है। एक नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, किसके? रॉ के। ठीक है, अब रॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। याद करिए, हमने कुछ दिनों पहले आईबी की न्यूज पढ़ी थी। जब मैंने आपको आईबी के बारे में बताया था, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बताया था, तो हमने पढ़ा था कि आईबी के नए चीफ तो नहीं कहेंगे पर उनका एक्सटेंशन हुआ था उनके टाइम पीरियड का, तो उनका नाम था तपन कुमार डेका। अगर आपको याद होगा क्या नाम था उनका यहाँ पर? तपन कुमार डेका। तो मैंने आपको उस टाइम पे भी एक बात समझाई थी। मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर अगर हम इंडिया के बाउंड्री की बात करते हैं तो इंटरनल अगर कुछ भी होगा तो वो संभालने का काम कौन करता है? तो वो आईबी करती है। ठीक है, मतलब आईबी जो है वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर काम करती है। फिर मैंने आपको साथ में बोला था कि जब हम रॉ की बात करते हैं तो रॉ कहाँ की बात करता है? रॉ इंडिया के बाहर की बात करता है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। कहाँ से? बाहर से। ठीक है, अब समझते हैं क्या है इसके साथ का। पूरी न्यूज को पढ़ते हैं और फैक्ट जोड़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है यहाँ पे द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसने अप्रूव कर दिया है किसकी अपॉइंटमेंट को? पराग जैन की। ठीक है, तो आप इनको पराग, वैसे इनका नाम पराग जैन ही आएगा। पराग जैन आप यहाँ पर याद रखेंगे। आईपीएस ऑफिसर हैं ये फ्रॉम पंजाब कैडर और अब ये नए सेक्रेटरी बने हैं किसके? रॉ के। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहता है ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, तो उनका नाम क्या आता है? रवि सिन्हा। और डैन विल एज्यूम चार्ज ऑन 1 जुलाई 2025, जो कि बैठ चुके हैं पावर में। और कहता है फॉर अ फिक्स टेन्योर, और कितने सालों का टेन्योर है इनका? 2 सालों का टेन्योर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शायद थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चे, अगर हम रॉ की बात करते हैं तो रॉ कब बना था? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रॉ बना कब था और रॉ की स्थापना कब हुई थी। तो आप याद रखेंगे रॉ की स्थापना 21 सितंबर, गौर करना, 21 सितंबर 1968 को हुई थी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था क्या 1968 से पहले क्या इंडिया जो है, क्या मतलब इंडिया जो है, क्या वो अपने जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं या जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है उसके लिए किस पर निर्भर था? फिर मतलब क्या हम रॉ जैसा, जो रॉ अभी हमारे लिए काम कर रहा है, वैसे क्या उससे पहले वो कोई काम नहीं कर रहा था? मतलब रॉ था ही नहीं, तो रॉ के बिहाफ में कौन काम कर रहा था? तो आपको याद रखना है कि 1986 तक किसने ऐसा काम करा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। तो जो आईबी है बेटा, उसके 2 काम थे। उसका काम था इंटरनल इंटेलिजेंस को भी देखना और एज वेल एज जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है उस पर भी नजर बना के रखना। ये किसका काम था? पहले आईबी का काम था। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अपने पास जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी सरकार के बारे में, इंदिरा गांधी सरकार ने एक पर्सन को अपॉइंट करा जिनका नाम था RN काउ। और इनको ये काम दिया गया कि आपको ये ड्यूटी दी जाती है कि आप बताएंगे कि मतलब इन्हीं, आप ऐसा कह सकते हैं इनकी रिकमेंडेशन से ही रॉ आया था, जिसका फुल फॉर्म बनता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, रॉ की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ ऐसा कि रॉ की हमें जरूरत पड़ गई? तो गौर करते हैं, रॉ की जरूरत जब इंडो चाइना वॉर हुआ। गौर करना, इंडो चाइना वॉर वही वाला टाइम पीरियड है जब देश में पहली बार इमरजेंसी लगती है। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड आता है? 1962। और आईबी की इंफॉर्मेशन जो थी उस समय पे वो इतनी सटीक नहीं बैठी, जिसके कारण फिर एक इंडो चाइना वॉर हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको याद होगा इंडो पाकिस्तान वॉर, और कब की बात कर रहे हैं हम? 1971 की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 1965 की बात करते हैं। 75 में तो हमने, 71 में तो मैंने बांग्लादेश अलग कर दिया ना, 1965 की बात करते हैं।
इन दोनों वॉर्स के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो इंडिया के इंटरनल इंटेलिजेंस है, वो तो स्ट्रांग है कहीं ना कहीं, आईबी तो अच्छा काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आईबी जो है बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ही कमजोर और बहुत ही क्या कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन सटीक नहीं ला पा रहा। इसीलिए फिर हमारे पास क्या बनी थी बच्चे, क्या बनती है हमारे पास, रॉ बनती है, ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशन से, तो आप याद रखेंगे RN काउ, इनका नाम नहीं भूलना है आपने, इनकी रिकमेंडेशन से इसको बनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब आता है कि रॉ ने ऐसे और कौन कौन से काम करे हैं सक्सेसफुली, जो हम यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आप याद रखेंगे, सबसे पहला काम बांग्लादेश को लिबरेट करवाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, ऑन ग्राउंड भी कुछ लोग लड़ते हैं और ऑफ ग्राउंड भी कुछ लोग ड्यूटी देते हैं, ठीक है। ऑफ ग्राउंड मतलब जो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, ऑन ग्राउंड तो आर्मी होगी ना जो लड़ती है वहां पर, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिबरेशन का, किसने काम करा है बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए, रॉ का एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जब सिक्किम को किस में मिलाना था, इंडिया में मिलाना था, 1975 की बात हो रही है, तब भी आईबी का रॉ का एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पर चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक आपको याद रखना है, एक आता है ऑपरेशन, ध्यान देंगे, ऑपरेशन काहूता, क्या नाम आता है इसका, ऑपरेशन काहूता, और ये पाकिस्तान में चलाया गया था, ध्यान देंगे, ये पाकिस्तान में चलाया गया था और 1977 की बात है, ताकि हम क्या पक्का कर सकें, पहले तो हम न्यूक्लियर जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, हमने उसकी पहले लोकेशन को चेक करा और उसके साथ साथ हम वहां से चीजों को कंफर्म कर पाए थे कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से लीक हो गई ये बात, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे रॉ के एजेंट्स थे वहां पर, उनको वहां से गायब कर दिया गया, मतलब मिले नहीं, फिर वो थोड़े टाइम के लिए तो नहीं मिले, फिर वहां से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, रॉ का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है। आईबी का भी है बेटा, बट एज वेल एज अगर हम बाहर की बात करते हैं तो बाहर से भी हमारे लिए कौन बैठा हुआ है, रॉ बैठी हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारे पास पहली इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि यहाँ पर कवर होती है। अब हम बढ़ते हैं अगली वाली पे, ठीक है। आइए, अगली वाली आती है बच्चे, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, याद करिए, जब हम आरबीआई की बात करते हैं, अब हम जब आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। मैंने क्लासेस में भी आपको कई बार ये बात बताई है, आरबीआई का एक गवर्नर होता है, 4 क्या होते हैं वहां पे, डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो अब आप यहां समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर कौन आ गया, तो आप याद रखेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब हो गया एक सीनियर लेवल पोस्ट है। ये क्या है बच्चे, अपने पास यहाँ पे एक सीनियर लेवल पोस्ट है, याद रखना है हमें। और याद रखेंगे, ये जो सीनियर लेवल पोस्ट है, इसका मेन काम क्या रहता है, इसका मेन काम रहता है कि जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स का, पॉलिसीज का, मतलब बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने का काम इस बॉडी का रहता है, ठीक है। कहता है आरबीआई ने अपॉइंट कर लिया है केशवन रामचंद्रन को, और क्या अपॉइंट करा है यहाँ पे, ईडी, ठीक है। आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब कहता है एज ईडी, जब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं तो ये लीड करेंगे बच्चे किसको, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या करने के लिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग इंडियन बैंक्स। तो इंडियन बैंक्स के लिए इनका काम किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया अपने पास। अब हम आते हैं आरबीआई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आरबीआई से फैक्ट जुड़े हुए, उन फैक्टों को जोड़ते हैं और उसके साथ देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1926 की, गौर करना, 1926 की, जब हिल्टन यंग कमीशन आता है। जब कौन सा कमीशन आता है, हिल्टन यंग कमीशन आता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, वो आइडिया कौन देकर गया था, हिल्टन यंग कमीशन देकर गया था, ठीक है। क्लियर हो गया पहला नाम। सेकंड कहता है 1934, गौर करेंगे, 1934 में आरबीआई एक्ट को क्या किया गया था, पास किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट वाज पास्ड, कौन सा वाला आ जाएगा आपके पास, ये तो ये आपके पास आ जाएगा कौन सा वाला, 1934। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 की, तो गौर करेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को क्या कर दिया गया बच्चे, एस्टैब्लिश कर दिया गया। एक और क्वेश्चन बन गया अपने पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1937 पे, तो आरबीआई के हेडक्वार्टर पहले कहां पे थे,
थे कैलकाटा, और कैलकाटा से इनको कहाँ शिफ्ट किया गया था, मुंबई। ये आप यहाँ पर साथ में क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई पहले एक प्राइवेटली ओन्ड आप ऐसा बैंक कह सकते हैं या सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, जिसको 1949 में क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। क्या किया गया था, इसको आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। मतलब सीधी बात है, भारत सरकार के अंडर या सरकार के अंदर ये काम करना शुरू करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब अगली अगर हम बात करें, और तब से लेकर अब तक हेडक्वार्टर क्या चल रहे हैं बच्चे, हेडक्वार्टर हमारे पास मुंबई चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने पहले ये लिख लिया होगा। इसके साथ जब हम आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करते हैं, तो आरबीआई के पहले गवर्नर, गौर करने वाली बात है बच्चे, अगर आरबीआई इस टाइम पीरियड पे बनता है 1935 पे, तो भारत तो आजादी नहीं हुआ है। तो यहां पर कौन थे पहले आरबीआई गवर्नर, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था इनका, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसके साथ इनके साथ एक मतलब इनके बाद जो है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आजादी के बाद पहले भारतीय कौन बनते हैं, तो उनका नाम आता है सीडी देशमुख। क्या नाम आता है उनका, यहां पर सीडी देशमुख, ठीक है। तो सीडी देशमुख कौन आते हैं हमारे पास, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर। और अगर हमसे पूछा जाए पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लेबर इंस्पेक्टर के पेपर की बात करते हैं, जो अभी रिसेंटली हुआ था पंजाब में, अगर मतलब जो लास्ट पेपर अभी पंजाब में हुआ था, उसमें क्वेश्चन था कि ऐसे आरबीआई ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तभी मैंने आपको क्लासेस में बताया था डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है बेटा हमारे पास, वो किसके गवर्नर रहे हैं, वो आरबीआई के भी गवर्नर रहे हैं। और क्लासेस में मैंने कई बार आपको ये चीजें ऐड करवाई हुई है, ठीक है। जब हम आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई का एम्बलम, अब यहीं पे गौर करो, क्या बना हुआ है, टाइगर। और उसके अलावा क्या बना है यहाँ पे, पाम लीव्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि टाइगर इसका एम्बलम है और पाम लीव इसका एम्बलम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी कौन है आरबीआई गवर्नर, संजय मल्होत्रा हमारे पास क्या है, अभी आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। बन गया एक और क्वेश्चन। उसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में। अब आरबीआई से एक क्वेश्चन और बन जाता है पेपर के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। वो आप साथ साथ बनाते जाएंगे, ताकि जब जब आरबीआई आए, बैंकिंग आए, तब आपको ये वाली सारी चीजें याद रहे, ठीक है। जब हम आरबीआई की बात करते हैं बेटा, तो इसके साथ हम एक फैक्ट और जोड़ सकते हैं कि इंडियन जो करेंसीज हैं, गौर करना, इंडिया की जो करेंसी है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी पिक्चर बनी हुई है, ये मैं आपको क्लासेस में भी करवाती हूँ कई बार, ठीक है। पहला कौन सा आता है आपके पास, 10 रुपए का नोट। 10 रुपए के नोट में क्या बना हुआ है बच्चे, तो रानी की बाब, ठीक है, याद रखेंगे रानी की बाब। ये रानी का बाब जो आप याद रखेंगे, ठीक है, बाउडी कहा जाता है इसे। और रानी का बाब कहाँ का है, तो आप याद रखेंगे कहाँ का, ये गुजरात का, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, 20 रुपए का नोट। 20 रुपए के नोट में आपको एलोरा केव्स देखने को मिलता है। और एलोरा केव्स कहाँ के हैं बच्चे, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र के आपको एलोरा केव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर कौन सा आता है, 50 रुपए का। 50 रुपए में हमें क्या देखने को मिलता है, हम्पी। और हम्पी इज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। हम्पी किसका कैपिटल था, विजयनगर एम्पायर। ये आप मेडिवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और ये कहाँ पर था, तो आप याद रखेंगे कर्नाटका, इसका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी बेटा, 10 रुपए में रानी का बाब नहीं है, सो सॉरी, मुझे डाउट आया भी था पर मुझे लगा रुको, रानी का बाब नहीं, सो सॉरी। यहाँ पर आएगा बच्चे कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। क्या ना है आपके पास यहाँ पे, कोणार्क सन टेम्पल। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, है ना। फिर कौन सा आता है, 100 रुपए की करेंसी। 100 रुपए में बच्चे रानी का बाब, ठीक है। क्या आता है आपके पास, रानी का बाब। और रानी का बाब कहाँ का है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, गुजरात का, ठीक है। उसके अलावा कौन सा आता है, 200 रुपए का नोट। 200 रुपए के नोट में आपके पास क्या आ जाएगा, सांची स्तूपा। क्या आ जाएगा, सांची स्तूपा। और सांची स्तूपा कहाँ का है बच्चे, मध्य प्रदेश का। ये हमें याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फिर कौन सा आता है अपने पास, 500 रुपए का नोट। 500 रुपए में क्या बना हुआ है, दिल्ली। और दिल्ली में क्या बना है, रेड फोर्ट उसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। हम सबको पता है एक डेनोमिनेशन बंद हो चुकी है, जो कि कौन सी थी, 2000 रुपए की, जो कि बंद हो चुकी है। और उसमें क्या बना हुआ था बच्चे, तो मंगलयान। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप किसके साथ जोड़ सकते हैं, सॉरी ये पहले गड़बड़ हो गई है, ये आप करेक्शन
क्वेश्चन कर लेना है ना, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास आरबीआई से फैक्ट भी और आरबीआई के साथ थोड़े से क्वेश्चन भी, ठीक है। उसके अलावा एक आप और लिख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या नाम आता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई थी? 2016 में, याद रखना है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी हेड कौन होते हैं, तो ये भी मैं आपको क्लासेस में कई बार बताती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। कौन होते हैं बच्चे? आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। और अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के गवर्नर भी हैं, एज वेल एज आप यहां पर जोड़ सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके भी चीफ कौन होंगे, हेड कौन होंगे? आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। और एक हम करंट अफेयर और जोड़ सकते हैं, किसके साथ का? आरबीआई के साथ का। रिसेंटली यहाँ पे एक डेप्यूटी गवर्नर्स में एक लेडी ऐड हुई थी जिनका नाम क्या था? पूनम गुप्ता। ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अभी शायद 2025 की शुरुआत में किसी करंट अफेयर में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, अगला कहता है सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे वहां पर एग्जीक्यूटिव थे, यहां पर भी क्या बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। क्या नाम आता है इनका? तो इनका नाम है सुनील जयवंत कदम। क्या नाम है इनका? सुनील जयवंत कदम। ये आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको इतनी डिटेल में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ये करेंगे। गौर करते हैं, जब ये ईडी बनेंगे तो ये क्या क्या चीजें देखेंगे, जैसे फंक्शनल डिवीजन, उसके बाद आईटी आ जाएगा आपके पास, ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस, उसके बाद एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी, उसके बाद है जर्नल सर्विस डिपार्टमेंट, उसके बाद आरटीआई भी आ जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड पार्लियामेंट्री क्वेश्चन सेल, याद रखेंगे, एंड मैटर्स रिलेटेड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट्स, ठीक है। तो ये सारा डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा? ये रहेगा किसके पास? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आप याद रखेंगे इनका नाम है सुनील, ठीक है। आप सुनील याद रखो, इतना काफी है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सेबी के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना, सेबी किसके अंदर काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। कौन यहाँ पर? सेबी, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया, सेबी बना कब था? पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दो चीजों में दो यहाँ पर कैच पॉइंट है, ठीक है। दो यहाँ पर कैच पॉइंट है, ध्यान से समझना। जब 12 अप्रैल 1988 को किसकी स्थापना की गई थी? सेबी की। तो सेबी एक उस समय पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है। कैसी बॉडी थी हमारे पास? ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, याद रखना है आपने। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कौन सी? जब हम बात करते हैं 30 जनवरी 1992 की बात करते हैं। कब की बात कर रहे हैं हम? ये 30 जनवरी 1992 की जब हम बात करते हैं तो इसको कौन सा स्टेटस दे दिया गया था? स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या बोला आपको। सेबी पहले क्या था? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, और बाद में क्या बना है? स्टैट्यूटरी बॉडी बना है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर अगर हम गौर करें तो मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। किसके हेडक्वार्टर? सेबी के, याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके चीफ कौन है अभी, तो आपको याद होगा तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है उनका? तुहिन कांता पांडे। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और अगर पहली फीमेल पूछी होगी सेबी से या फीमेल चीफ पूछी होगी तो आप याद रखेंगे उनका नाम था माधवी पुरी बुच। ये आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। माधवी पुरी बुच उनका नाम आपके पास यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ सारा का सारा फैक्ट यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? मुंबई में, आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। सेबी करता क्या है? सेबी क्या करता है? इंडिया का जितना भी कैपिटल मार्केट है, मतलब इंडिया के अंदर जितना भी पैसे से रिलेटेड मार्केट है उसको संभालता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं? मल्टीपल शेयर्स या फिर इन्वेस्ट करते हैं, सीधी बात है। उन इन्वेस्टमेंट के जो इंटरेस्ट है उसको भी कौन मेंटेन करता है? सेबी करता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी, जो स्टॉक मार्केट है वो कब रेगुलेट करना है, कब उसमें क्या चीजें लेकर आनी है, वो भी काम कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला कहता है सीईओ बने हैं किसके? अच्छा गौर करना,
आरबीआई का एक इनोवेशन हब है। गौर करना, क्या बोल रही हूं मैं, आरबीआई का एक इनोवेशन हब है। अब समझो पहले यहीं से, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, कहता है जो आरबीआई का आरबीआई मतलब जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, ये कब बना था, मार्च 2022 में। और ये किसकी सब्सिडरी है, तो आप याद रखेंगे किसकी सब्सिडरी है, आरबीआई की सब्सिडरी है। ठीक है, मतलब किसके लिए काम कर रहा है ये, तो आरबीआई इनोवेशन हब आरबीआई के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसका मेन काम है बच्चे, इसका मेन काम है जो इनोवेशन है, और मतलब जो इसका मेन काम है इनोवेशन को बढ़ावा देना फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, बोलने का मतलब हो गया इनोवेशन को लेकर आना है। ठीक है, इनोवेशन मतलब नई नई खोजों को लेकर आना है, किसमें, यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में, ताकि सरकार का, बैंक्स का जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे और किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड वगैरह वगैरह ना हो सके। ठीक है, तो सीधा सीधा करंट अफेयर है आपके पास, और इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए कौन अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम आता है साहिल किनी, याद रखेंगे। और ये किसके को फाउंडर है, सेतु के। आप मुझे बताएंगे क्या सेतु किसी प्रकार का फिनटेक है, आप मुझे समझाएंगे हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ट्रिपल स्टार मार्क, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले समझाती हूँ, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, आप सबने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा कि जो नेवी के अंदर जो वुमेन्स होती हैं, ध्यान देना, नेवी के अंदर, एयरफोर्स में तो जो फीमेल्स हैं, जो एयरफोर्स के अंदर फीमेल्स आती हैं, वो तो फाइटर जेट उड़ाती है भैया, है ना। और फाइटर जितने भी अपने पास क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, सॉरी आप ऐसा कहेंगे, हाँ, जो फाइटर अपने पास पायलट होते हैं, मतलब हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, पर उन फाइटर पायलट्स में वुमेन भी हैं अपने पास। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ नेवी में आने जा रही हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, समझते हैं। जब आप नेवी की बात करते हैं तो नेवी में अभी तक जो औरतें थी या जो वुमेन्स थी, उनका क्या रोल था, हेलीकॉप्टर उड़ाना कह सकते हैं। उसके अलावा जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, निगरानी वगैरह करते रहते हैं, उन सबको उड़ाया करती थी। पर अब जो है नेवी से भी कहाँ पर जाएंगी, एक पहली औरत, क्या बनेंगी वो हमारे पास, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनेंगी। ठीक है, गौर करते हैं, समझते हैं। कहता है इंडियन नेवी ने इंडक्ट करा है, इंडियन नेवी ने ऐड करा है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये पहली फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन बनेंगी। ठीक है, अगला कहता है ये जो माइलस्टोन है, ये क्या बताता है, ये माइलस्टोन मतलब ये चीजें कब कंफर्म हुई, तो कहता है एक ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी ऑफ द सेकेंड बेसिक वाक कन्वर्शन कोर्स, और ये कहां पर हो रहा था, इंडियन नेवल स्टेशन डेगा, और ये कहां पर आता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहां ये सब कुछ डिसाइड किया गया। ठीक है, अगला कहता है इसी सेरेमनी के टाइम पर इनको एक अवार्ड भी दिया गया। ये एक प्रेस्टिजियस सेरेमनी हुई यहाँ पर, जिसमें क्या बोला गया, विंग ऑफ गोल्ड। तो याद रखना, दो लोगों को विंग्स ऑफ गोल्ड मिला है। एक किसको मिला है यहाँ पर, तो एक क्या नाम आता है, आस्था पुनिया, और दूसरा नाम आता है अतुल कुमार धुल का। किसका नाम आता है, अतुल कुमार धुल, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। तो दो लोग ऐसे हैं जिनको विंग्स ऑफ गोल्ड का टाइटल मिला। पर अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट नेवी से फर्स्ट वुमेन पायलट कौन बनने वाली है, तो आंसर होगा आस्था पुनिया आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का क्या लिखा है, कहता है ये जो अचीवमेंट है फॉलोज द इंडियन एयरफोर्स डिसीजन इन 2016, जिसमें औरतों को भी किसके अंदर डाला गया था, फाइटर स्ट्रीम्स के अंदर। मतलब पहले ये सब नहीं था, पहले सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग, इन सब में औरतों का रोल था। या फिर ज्यादा करके अगर आप देखेंगे आर्मी में, नेवी में, जो आर्म्ड फोर्सेज में वुमेन्स जाती हैं, वो नर्सिंग में ज़्यादा जाती हैं, एजुकेशन हब में जाती हैं, और ज़्यादा और चीज़ों में नहीं जाती हैं। बट अब आपने सुना ही है ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तो अब ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहता है वे 25 वुमेन फाइटर पायलट्स करंटली सर्व। ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन क्लियर टू ट्रेन फॉर कैरियर बेस्ड फाइटर ऑपरेशन इन द इंडियन नेवी, और अर्लियर वुमेन ऑफिसर्स वर इंडक्टेड पायलट्स इन मैरिटाइम रिकन्सिनेंस एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो पहले वहीं पे काम कर रही थी, बट अब कहां पर पार्टिसिपेट करेंगी, तो अब करेंगी फाइटर, उसके लिए भी। ठीक है, फाइटर पायलट्स बनेंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन नेवी के बारे में। ठीक है, एक दो फैक्ट सीखते हैं। नेवी डे कब मनाते हैं बच्चा, तो आप सबको पता है 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभी कौन है इसके एडमायरल कौन है, तो आप याद रखेंगे उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम आता है उनका, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर
सामने रखेंगे, ठीक है। चलिए, और आगे भी इंडियन नेवी के साथ एक और करंट अफेयर आना है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI वुमेन्स विंग, ठीक है। अगर आपको पता होगा बच्चे, अगर आपको याद होगा, हम ब्रिक्स के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, कई बार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले ब्रिक्स नाम की कोई टर्म ही नहीं थी। टर्म का नाम क्या था? ब्रिक था। और जब हम ब्रिक बोलते हैं तो ब्रिक टर्म किसने दी थी? तो आप याद रखेंगे जिम ओ'नील ने। और जिम ओ'नील कौन थे उस समय पे? तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने ये आइडिया यहाँ पर दिया था, ठीक है। फिर 2010 आता है और 2010 में कौन इसे ज्वाइन कर लेता है? साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है और ये क्या बन जाता है हमारे पास? ब्रिक्स से क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। पहले यही पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने वो पढ़ लिया है। तो कहता है जो ब्रिक्स, अच्छा एक मिनट है ना, देखो यहाँ पे कहता है ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखो जरा सा कौन कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो ब्रिक्स फुल फॉर्म से लग रहा है पता। उसके अलावा ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, UAE और कौन सा आता है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ने अभी अभी 2025 में जनवरी में किसको ज्वाइन करा था? ब्रिक्स को ज्वाइन यहाँ पर करा था, ठीक है। इसके अलावा 2 देश और थे जिसमें से एक देश आता है आपके पास अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने 2024 की शुरुआत में बोला कि हम किसको ज्वाइन करने जा रहे हैं? ब्रिक्स को। पर प्लान बाद में फेल हो गया, कंफर्म ही नहीं हुआ, इस तरीके से कह सकते हैं। और एक आता है आपके पास सऊदी अरेबिया, जिसने अभी भी इस बात को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जवाब नहीं है यहाँ से। इन्होंने तो क्विट कर लिया था, इनको तो पूरा क्लियर है कि इन्होंने क्विट कर लिया था, पर किसने क्विट अभी तक, मतलब आप ऐसा कह लें कंफर्मेशन नहीं आ रही है किसकी तरफ से? सऊदी अरेबिया की तरफ से, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? उसके अलावा जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, अभी एट प्रेजेंट जो हम करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सी वाली मीटिंग चल रही है? तो हमें याद रखना है ये 17th ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, ठीक है। आइए, कहता है न्यू दिल्ली बेस्ड ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अपॉइंट करा है किसको? प्रियंका कक्कड़ को। और ये चीफ स्पोक्स पर्सन है किसकी बच्चा? आम आदमी पार्टी की। और ये क्या बनी है? प्रेसिडेंट बनी है किसकी? जो वुमेन्स विंग है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है जो रूबी सिन्हा है, फाउंडर ऑफ शी एट वर्क, करंटली सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो ये है अपने पास रूबी सिन्हा, पर वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप यहाँ पर कौन अपॉइंट हुई है, या स्पोक्स पर्सन कौन अपॉइंट हुई है? सॉरी, यहाँ पर कौन को प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई है? तो इसका आंसर होगा प्रियंका कक्कड़। आपके पास आंसर निकल कर आता है, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इन ब्रिक्स नेशंस का एक बैंक है। आप मुझे बताएंगे कि वो बैंक कब बना था और उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, बैंक के जो पहले प्रेसिडेंट थे, क्या वो इंडियन थे या नहीं थे? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला कौन सा सेक्शन आता है हमारे पास यहाँ पे? नेशनल, और नेशनल भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए, कहता है यूनिफाइड फ्लड की बात यहाँ पर हो रही है। देखो बेटा, हमारे इंडिया में मॉनसून्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें मॉनसून किसी किसी के लिए तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करते हैं। बोलने का मतलब है किसी किसी के लिए तो ये जन्नत हो जाते हैं, पर किसी किसी के लिए बहुत ही बुरे तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मॉनसून की, तो जैसे अभी हिमाचल, उत्तराखंड में क्या चल रहा है? फ्लड का सिचुएशन चल रही है, फ्लड के साथ साथ लैंडस्लाइड, ये सब चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या बात हो रही है वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए, कहता है यूनियन मिनिस्टर चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इन्होंने इनॉग्रेट करा है सी फ्लड। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सी फ्लड। अब सी फ्लड क्या है बच्चे? एक प्रकार का आप ऐसा कह सकते हैं वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है। सीधी सीधी बात है कि अब अगर फ्लड आएगा, गौर करना, अब अगर फ्लड आएगा या फ्लड आने से 2 दिन पहले ही हमें अलर्ट करने की पावर रखता है या प्रेडिक्शन देगा कौन? यहाँ पर सी फ्लड। ये हमें याद रखना है, कहता है। और ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा इंडिया के फ्लड मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पांस फ्रेमवर्क के लिए। आप याद करिए, जब भी कोई अगर डिजास्टर आने वाला हो, अगर हमें पहले ही कोई चीज़ पता होगी
होगी, तो यार हम पहले उसको ठीक कर लेंगे ना। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है। कहता है सी फ्लड जो है वो किसके साथ डेवलप करके बनाया गया है, तो गौर करेंगे पुणे बेस्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। उसके बाद आपके पास आता है सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आ जाता है। ठीक है, कहता है सी फ्लड प्लेटफॉर्म यूजेज एडवांस 2D आप कह सकते हैं 2 डायमेंशन हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग टू स्टिमुलेट फ्लड सिनेरियोस। ठीक है, तो फ्लड का जो भी रहेगा मतलब इस तरीके से विजुअलाइज करके हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और हम अपने आप को अगर पहले से ही पता होगा, है ना, तो पहले से अगर पता होगा तो हम अपने तरीके से फिर बचा पाएंगे। तो आपने एक टर्म सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पता है ना आप सबको। तो अगर हमें पहले से ही पता रहेगा तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे। कहता है सी फ्लड प्रोवाइड्स फ्लड फॉरकास्ट अप टू विलेज लेवल। शहरों में तो है ही है, ठीक है, पर उसके अलावा कहाँ पर है, विलेज लेवल तक इन 2 days इन एडवांस इन फॉर्म ऑफ फ्लड इंड्यूरेशन मैप्स एंड वाटर लेवल प्रिडिक्शंस। ठीक है, तो क्या रहेगा, ताकि लोगों को सेव किया जा सके और लोगों को उनकी जगह से हटाकर कहीं सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके। जैसे अभी आप वीडियोस देख रहे होंगे जो हिमाचल में हुआ, ठीक है, जिसमें गाय मलबे के अंदर दब के मर गई हैं, जानवर मर रहे हैं, ठीक है, इंसान भी मर रहे हैं। पर बोलने का मतलब है इंसान को तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत आप बचा भी सकते होंगे, ठीक है, वो तो चलो एक बहुत बड़ा लॉस है, पर जानवर तो बेचारा कहीं पे भी काउंट नहीं हो पाता ना। ठीक है, आगे ये क्लियर हो गया आपके पास। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है ना, अब एक और क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो पूरा का पूरा इंडिया का जो फ्लड मैनेजमेंट है जिसको ठीक करना है, ये किस प्रोग्राम के अंदर चलाया गया, या किस मिशन के अंदर चलाया गया है, तो आपने याद रखना है इसको चलाया गया है नेशनल, ध्यान देना, ठीक है, क्या नाम आएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, क्या नाम आएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किस इनिशिएटिव का पार्ट है, तो आप वहां पर लिख लेंगे अपने पास, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी स्कीम कब चलाई गई थी, 2015 के अंदर इसको चलाया गया था। ठीक है, और इसका मेन काम क्या था, जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड एबिलिटीज हैं उनको और अच्छे तरीके से क्या करना, एनहांस करना, ताकि हम चीजों को आगे जाकर ठीक कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास कौन सा, इंदौर ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। ठीक है, देखिए बेटा, आज भी भारत में ऐसे अनगिनत घर हैं, चाहे वो शहरों की बात कर लो चाहे गांव की बात कर लो, जहां पर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना एम्बुलेंस वालों के लिए भी मुश्किल है, कोरियर वालों के लिए भी मुश्किल है, आप कह सकते हैं किसी सामान के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, हर किसी के लिए वहां पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इस भीड़ो भीड़ी में इंदौर पहली सिटी बनेगा बच्चे, या पहली सिटी बनी जिसने अपने लोगों के एड्रेस को क्या कर दिया, नेशनल डिजिपिन कर दिया। डिजिपिन मतलब डिजिटलाइज पिन सिस्टम से जोड़ दिया। अब इंदौर के अंदर जो भी घर हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको एक कोड मिल जाएगा, एक यूनिक कोड मिल जाएगा। और अब इस कोड से मतलब ये कोड क्या करेगा, जो ये कोड है ये लोकेशंस को भी अच्छे से बता पाएगा, और धीरे धीरे करके जो ये लोकेशंस की प्रॉब्लम आती है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्व दिखती हुई हमें मिलेगी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है इंदौर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और अगर आपको याद होगा तो इंदौर जो है वो सबसे साफ सिटी भी कंसीडर की जाती है। अभी आपको पता होगा बेगर फ्री सिटी भी बनी थी, ठीक है, तो इंदौर बहुत सारे काम कर रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी है कि इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज सिविक सर्विसेज एंड इम्प्रूव्ड अर्बन गवर्नेंस अंडर इंडियाज स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, आगे ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, हर घर में एक डिजिटल प्लेट होगी, वहां पर उसको इंस्टॉल करेगा। बाय स्कैनिंग द कोड विद द स्मार्टफोन, सिटीजन्स एंड अथॉरिटी कैन इंस्टेंटली रिट्राइव द प्रॉपर्टीज प्रिसाइज डिजिटल एड्रेस। उसके बाद उसकी मैपिंग हो पाएगी, और उस मैपिंग को GPS के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे एम्बुलेंस में देरी ना हो, कोरियर में देरी ना हो, ठीक है, खाने पीने में देरी ना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में, मतलब जो भी जोमेटो गया, स्विगी वगैरह, किसी भी चीज़ में आपको यहाँ पर
पर देरी ना हो, ठीक है, ये यहाँ पर बात की गई है। कहता है स्कैनिंग द QR कोड अलाउस रेसिडेंट्स टू पे। अब इसके साथ और भी बेनिफिट है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है, अगर आपको कोई सिविक कंप्लेंट है आपकी नियर बाय से तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब आपको बैंक में जाने की बैंक नहीं, ऑफिसेज में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर पाएंगे, आप अपनी बात को सामने से पेश करने की हिम्मत रख पाएंगे, ठीक है। अगला कहता है द प्रोजेक्ट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद द डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको मैं क्या बोल रही थी अभी आपके पास यहाँ पे डिजिपिन, और ये एक 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जिसमें कुछ अल्फाबेट भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। और इसे कौन डिजाइन कर रहा है, तो कौन डेवलप कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा। और वैसे तो आंसर तो वैसे इंदौर ही टिक होएगा, पर आप बाकी देख लेंगे इसके साथ का, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश से बनने वाले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहली बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को बना था, ठीक है। इसकी मदर, ये किसकी मदर स्टेट है, तो आप याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ की मदर स्टेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की मदर स्टेट का नाम क्या जाता है आपके पास, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आती है आपके पास, यहाँ पे भोपाल। और पिछले साल का अगर हम करंट अफेयर निकालें तो यहाँ पे सिटी ऑफ म्यूजिक किसको दिया गया है, तो सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग यूनेस्को ने दिया था, गौर करना, यूनेस्को ने दिया था। और किसे दिया था, ग्वालियर को। ये भी मैं आपको क्लासेस में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेजर ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कौन सी आ जाएंगी, भिल आ जाएंगी, गोंद आ जाएंगी, ये मेजर है। उसके अलावा तो और भी बहुत सारी होंगी, पर ये 2 हमें यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे SSC का पेपर नजदीक आ रहा है तो हमसे टेम्पल टुम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो एक आप याद रखेंगे भीमबेटका केव्स, क्या बन जाता है यहाँ पे, भीमबेटका केव्स। और ये वही केव्स है बेटा जिनको अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो खजुराहो, ठीक है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वो भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो सांची स्तूपा है वो भी आप कहाँ पर पाएंगे, वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत फेमस ग्वालियर फोर्ट है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर हमें याद होगा तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सेक्शन, अगला कौन सा आता है, इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल के साथ साथ इसके बारे में हम कवर करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है ग्लोबल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब एक बात समझना बच्चे, ठीक है, इस तरीके से समझो इस बात को कि मान लेते हैं अपने पास यहाँ कहीं पे अपने पास अर्थ है, ठीक है, ये अपने पास अर्थ है, ठीक है। अर्थ का एक पाथ होता है पूरा का पूरा, उस पाथ को हम क्या बोल के चलते हैं, बताओ जरा सा। अर्थ का एक पाथ होता है, पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोल के चलते हैं। उस ऑर्बिट के अंदर, अब उस ऑर्बिट के अंदर आप ऐसा कह लो कि क्या आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे कह लो आप यहाँ पर कुछ एरियाज हैं या कुछ किलोमीटर्स पे कुछ एरियाज हैं जहां पे अनगिनत सैटेलाइट्स चल रही हैं, ठीक है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, अनगिनत वहां पे क्या चल रही हैं, सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की भी हैं और भी बहुत सारी जगहों की है। याद करिए, हमने एक बारी स्पेस डेब्रिस पढ़ा था। स्पेस डेब्रिस मतलब जैसे मान लो कि सैटेलाइट्स वहां पे फट गई, कुछ हो गया, ठीक है, तो वो डेब्रिस कहाँ जाता है, वो स्पेस में ही घूमता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक होता है आपके पास लो अर्थ ऑर्बिट वाला पॉइंट, उसके बाद होता है आपके पास मिडल अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है आपके पास GEO, जिसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट भी हम कहते हैं, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस अलग अलग होता है, इसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए आइए, तो डेटा क्या कहता है पहले ये समझते हैं और डेटा के साथ इसको जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, डेटा कहता है बच्चे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेटा कहता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, कहता है अभी भी कितने ऑब्जेक्ट्स वहां पर एक्टिव हैं, मतलब बोलने का मतलब है इस रेंज में कितनी सैटेलाइट्स एक्टिव हैं,
तो लिखा है 12,952 जो सैटेलाइट्स हैं वो एक्टिव, सैटेलाइट्स नहीं बोलेंगे, एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहता है ऑफ दीज 145 सैटेलाइट्स अकेले कब लॉन्च हुई हैं, 2025 में। याद रखना है जो सैटेलाइट्स होती हैं आर टिपिकली जब इनको भेजा जाता है तो अर्थ के मतलब कहां पर भेजा जाएगा, ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट अराउंड अर्थ जिसमें कौन सा आता है, जियो स्टेशनरी जो कि 36,000 के आसपास होगा, फिर एक मीडियम आता है और फिर कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट जो मैंने भी आपको समझाया। कहता है यूएसए विद 8530 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट एज ऑफ नवंबर 2024, जिसने क्या करा है, जो कि टॉप कर रही है किसमें, नंबर ऑफ सैटेलाइट अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर किसका आता है, यहाँ पे रशिया का आता है, रशिया के बाद चाइना भी आता है। पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया अकाउंट्स अबाउट 136 सैटेलाइट्स, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, जिसमें इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम प्राइवेट ऑपरेटर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो कि कहां पर लॉन्च की गई है, अर्थ ऑर्बिट पे। और ये डेटा कब तक का है, 31 अक्टूबर 2024 का डेटा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इंडिया में सारी सैटेलाइट्स को कौन देखता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे इसरो देखता है। ठीक है, अब इसके साथ एक क्वेश्चन निकालेंगे, जो विक्रम साराभाई है, गौर करना, जो विक्रम कौन आते हैं, साराभाई आते हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस। क्या कहते हैं इनको हम यहाँ पर, फादर ऑफ इंडियन स्पेस इनको कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपके पास। ठीक है, उसके अलावा सेकंड क्या बनेगा यहाँ पर कि वी नारायण कौन है अभी इसके, तो चीफ है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, इसरो के चीफ कह सकते हैं। कौन आते हैं, वी नारायण। कब बना था ये इसरो, तो आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 को ये बना था। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बेंगलुरु कर्नाटका में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी अभी जो संडे को हिमाचल का पेपर हुआ है वहां पे क्वेश्चन था आपके पास, बेंगलुरु को और किस नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन वहां पे था, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, टेलीग्राम पे डाला गया था, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड न्यूज हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला कहता है 2025 की बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, अगर आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज अभी एक सीरियस थ्रेट है हमारे लिए। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या हमारे लिए क्लाइमेट चेंज। तो कहता है 62nd सेशन हुआ है किसका ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका एक नाम SB62 भी है और जिसको हम 2025 बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। कहां पर हुई है ये, तो आप याद रखेंगे बॉन जर्मनी में ही हुई है। ठीक है, कहता है इट सर्व्ड एज द की प्रिपरेटरी प्लेटफॉर्म फॉर द 30th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC सेट टू बी हेल्ड इन बेलम। और ये कब होने वाली है, याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है बेलम ब्राजील वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहता है इस कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड पे डिस्कशंस वर हेल्ड किन किन बातों पे हुई है, तो कहता है पहला तो एक ग्लोबल गोल होना चाहिए, किसको लेकर, एडाप्टेशंस को लिए, ताकि क्या कर सके हम एक कॉमन गोल को पकड़ सके कि भैया यही हमारा काम है। फिर हम क्या करें, टेम्परेचर को कम करने की यहाँ पर बात हुई है और धीरे धीरे करके जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको हम कम यहाँ पर कर पाएं। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पर हम किसे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपनी अर्थ को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आजकल ऐसी अनगिनत रील्स आ रही हैं जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि अर्थ 2060 में कैसी होगी, उसके बाद अर्थ 2050 में कैसी होगी। ये सारी सिचुएशन वहां पर आपको देखने को मिलती है और वो देखकर आपकी रूह कांप जाती है। अगर हमने क्लाइमेट को नहीं बचाया तो आने वाले टाइम पर ऐसा ही कुछ हाल हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉन जर्मनी। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास सूरीनेम। ठीक है, सूरीनेम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये पहली कंट्री बन गई है इन द अमेज़न रिवर में, रीजन में, और ये क्या बनेगी यहाँ पे, टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री। और याद करना मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट आता है तो वो सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, तो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है WHO। ठीक है, याद रखेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो क्या कहता है,
गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। ठीक है, अब इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां से समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कहता है मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, हाँ, पर बचाया भी जा सकता है, क्योर भी हो सकता है। कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, और किससे आता है, इन्फेक्टेड बाइट या फिर बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो आप यहाँ पर टेक कर लेंगे। आगे कहता है मलेरिया इज कॉज्ड बाय 5 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जिसमें कौन कौन सा आता है, फेलेकिपरम, अब ये नाम मेरे लिए बहुत खतरनाक है, वाइवेक्स, उसके बाद मलेरियाई, उसके बाद आता है ओवेल और उसके बाद आता है नोलेसिस। ठीक है, तो आप इसके साथ देख लेंगे। कहता है सूरीनेम को मिलाकर 46 कंट्रीज और एक यूटी ऐसी हैं जिनको अभी तक WHO ने क्या टाइटल दे दिया है या क्या सर्टिफिकेट दे दिया है, मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट दे रखा है। सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इज ग्रांटेड बाय WHO, या और ये उन कंट्री को दिया जाता है जिन्होंने क्या करा है, इसे यहाँ पर रोकने की बात करी है। तो कहता है यहाँ पे WHO when a country has proven beyond reasonable doubt that the chain of indigenous transmission has been interrupted nationwide for at least the previous 3 consecutive years। तो लगातार 3 सालों से ऐसे कोई केस हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है क्वाड। याद होगा, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं इसको, हम इसे क्वाड्रिलेटरल क्या कहते हैं इसको, हम डायलॉग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो आप याद रखेंगे इंडिया के साथ कौन आता है, USA, उसके बाद कौन आता है आपके पास यहाँ पे जापान, और एक कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे किसके बारे में बात होती है, तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको यहाँ पर बचाने की या उसमें जो ट्रेड वगैरह चल रहा है उसकी यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो क्वाड की एक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रही थी। ये कहाँ पर हो रही थी, तो आप याद रखेंगे वॉशिंगटन DC में, और वहाँ पर फिर से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो बोलने का मतलब है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री ओपन करना है, उसको सपोर्ट करना है, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके बाद कहता है अब ये देख लेंगे कहाँ कहाँ इसको होस्ट हुआ है। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद का, कहता है द कोस्ट गार्ड ऑफ क्वाड नेशंस हैव लॉन्च फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा विलमिंगटन डिक्लेरेशन, जिसमें क्या करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना है। किस रीजन में बच्चे, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक है, क्वाड नेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ एम्बिशियस क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव और फॉलोइंग द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड ग्रुप। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब आइए, प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, जापान के। ध्यान देंगे, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के, जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा पेपर के लिए, जिनका नाम था शिंजो। अब इस तरीके से इनके नाम भी तो खतरनाक होते हैं ना, इनका नाम था शिंजो एबे। ठीक है, आप याद रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले टर्म दी थी या आइडिया दिया था 2007 में कि क्वाड होना चाहिए, पर ये बाद में फिर क्या हो गया, फेल हो गया। और उसके बाद 2017 में ये क्या बनकर आती है, बनकर आता है। ठीक है, इन क्वाड कंट्रीज की एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम आता है बच्चे मालाबार एक्सरसाइज। क्या नाम आता है इसका, मालाबार एक्सरसाइज, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है किस पे बच्चे, फाइनेंसिंग को लेकर, पैसों को लेकर, और इंडिया से अटेंड करने वाली कौन थी, तो निर्मला सीतारमन, याद रखेंगे। और ये 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो पैसों की डेवलपमेंट या फाइनेंसिंग के बारे में यहाँ पर थी। और कहाँ पर हुई थी, तो सेविला कहाँ पर आता है, स्पेन में। 4 दिनों तक चलने वाली जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, और इंक्लूडिंग 50 हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। और द कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड कितने सालों में, वंस एवरी 10 ईयर्स बाय न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड यूनाइटेड नेशन डेसा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। और इसमें किसके बारे में बात हुई होगी, फाइनेंशियली और आगे स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई होगी। ठीक है, कहता है यहाँ पर इसके बारे में। इसके साथ साथ कहता है ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव यूरो है, यूरो 4.26 मिलियन रेजिलिएंट रेमिट इनिशिएटिव वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड। इसके अंदर ये भी अनाउंस किया गया है, मतलब सीधी सीधी बात है, पैसे देने की यहाँ पर बात
बात हुई है। और FFD4 कॉन्फ्रेंस जो है वो 8 कंट्रीज के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इन्होंने लॉन्च करा है एविएशन सॉलिडारिटी कोएलिशन, जिसमें क्या बोला गया है कि इम्पोजिंग टैक्स ऑन प्रीमियम एयर ट्रेवल कवरिंग फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास टिकट्स एज वेल एज प्राइवेट जेट फ्लाइट्स। ठीक है, तो पैसा कमाने का तरीका यार, और इसी तरीके से पैसा यहाँ पर कमाने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। आपको पता होगा ईरान और इजराइल का जो युद्ध था भी, ठीक है, अब तो खैर सीज फायर हो गया, पर अगर आपने गौर करा होगा ईरान और इजराइल का जो युद्ध था आप सबको पता है। और उसी के साथ साथ अगर आपको पता होगा तो एयर स्ट्राइक किया गया था किसके द्वारा, यूएसए और इजराइल के द्वारा। कहां पर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर। ठीक है, वो क्या नाम था, फॉर्डोव, नतांज, और उसके बाद क्या आता है, इस्फहान। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, अब क्या बोला गया है, समझते हैं पूरी न्यूज को क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए कहता है ईरान के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम आता है मसूद, उन्होंने क्या करा है, एक एग्रीमेंट कह सकते हैं, एक साइन करा है लॉ सस्पेंडिंग कॉपरेशन विद दी, किसके साथ, यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका मेन काम है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज सिविक सेंसेस में किया जाए। बोलने का मतलब है जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इन सब चीजों में किया जाए, ना कि मिलिट्री और वेपन्स के लिए इसका यूज किया जाए। ठीक है, अब यहां पर ईरान ने क्या करा है, अब यहां पर देखो बेटा, अगर मान लेते हैं कि हमने इस एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, मान लो आपने IAEA को अगर आपने साइन कर रखा है, तो इनके लोग वगैरह वगैरह सब कहां पर रहते हैं, कंट्री में आते जाते रहते हैं और न्यूज गैदर करते रहते हैं कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं कर रहे जो कल को क्या करेगा, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट आगे करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान ने क्या करा है, ईरान ने क्या बोला, ईरान ने कहा भाई जो आपने एयर स्ट्राइक कर दिया इसके बाद हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। द लेजिस्लेशन वाज अप्रूव्ड बाय ईरान की पार्लियामेंट, जिसे मजलिस भी कहते हैं, और ये पहली मतलब इट वाज देन अप्रूव्ड बाय द गार्जियन काउंसिल, जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है, बिफोर बीइंग रेटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंफर्म हो गया है कि IAEA ने ईरान ने किसका साथ छोड़ दिया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हाथ साथ छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए, और ईरान के साथ क्या क्या फैक्ट जुड़ते थे पिछले करंट अफेयर में आपको सारे बताए थे मैंने, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, याद होगा अगर आपको तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला सेक्शन आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके साथ भी कवर करते हैं। कहता है अगर हमसे बोला जाए मेंटल हेल्थ अवार्ड किसको मिला है, यहाँ पर सामिया वजीद जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं किसकी, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, इनको ये अवार्ड दिया गया है। 24वां सेशन चल रहा था, मतलब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ये कहां पर हो रही थी, बैंकॉक थाईलैंड पे, याद रखना है। कौन है ये सामिया वजीद, तो ये बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनकी बेटी हैं, याद रखेंगे, और ऑफिशियली एज्यूम चार्ज एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर WHO SEAR, वन ऑफ द 6 WHO रीजन। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके 6 रीजन्स होंगे, उसमें से एक कौन सा आता है, ये सीयर वाला आपको देखने को मिलता है। कहता है द फर्स्ट रीजनल कमेटी फॉर द WHO सीयर कब बनी थी, 1948, और उसके अलावा जो है WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑफिस के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा करंट अफेयर है और बिल्कुल बिल्कुल फैक्चुअल आपको देखने को मिलता है। इसके साथ एक और बात होगी, इस कमेटी के अंदर क्या आते हैं, 11 मेंबर नेशंस, हमें याद रखना है इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसका पार्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला वाला कहता है स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास अवार्ड। ठीक है, वॉक ऑफ द फेम क्लास अवार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब गौर करना, दीपिका पादुकोण की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने अपना डेब्यूट हॉलीवुड में, बॉलीवुड में तो बहुत पहले से है, पर हॉलीवुड की जब हम बात करते हैं तो एक फिल्म थी, एक मूवी थी वहाँ पर जिसका नाम था XXX करके, रिटर्न ऑफ एक्जेंडर, कुछ इस तरीके से उसका नाम था, रिटर्न ऑफ एक्जेंडर। इसमें ठीक है इन्होंने क्या करा था, रोल प्ले करा था, और किसके साथ रोल प्ले करा था, तो आपको याद रखना है विन डीजल के साथ, विन डीजल के साथ इन्होंने क्या करा था, वहाँ पर स्टेज को शेयर करा था, या फिर कह सकते हैं मूवी में एक सीन, वहाँ पर सीन नहीं बोलेंगे, मूवी को करा था इन्होंने। ठीक है, तो कहता है कैलिफोर्निया बेस्ड हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसने अनाउंस करा है कि जो इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है उनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 का अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, कहता है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड साइड वॉक लैंडमार्क फीचरिंग ओवर
टू 2800 ब्रास, और उसके बाद जो भी इसके साथ होता होगा, जो इसका मिलता होगा, इस तरीके से कुछ सजावट की चीज़ होगी। कहता है इट ऑनर्स पर्सनालिटी अक्रॉस 5 कैटेगरीज। पहला मोशन पिक्चर, और इनको किस चीज़ के लिए मिला है तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद टेलीविजन आ जाता है, लाइव थिएटर परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग और रेडियो के लिए आ जाता है, ठीक है। और पहले भारतीय जिनको मिला था ये अवार्ड तो आप याद रखेंगे, उनका नाम था साबू दस्तागिर। क्या नाम था उनका? साबू दस्तागिर। और इनको ये अवार्ड 1960 में मिला था। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस में था? हॉलीवुड, मतलब हॉलीवुड सिनेमा में इनका रोल था, ठीक है। और याद रखेंगे इसके साथ एक क्वेश्चन, हॉलीवुड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे मुंबई को क्या कहा जाता है? हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला आता है साइंस और टेक। साइंस और टेक भी यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है इंडियन नेवल शिप, क्या नाम है इसका यहाँ पर? INS तमाल, ठीक है। अब पहले तो ये समझो, INS तमाल का मतलब हो गया बच्चे भगवान इंद्र की स्वॉर्ड। याद रखना, भगवान इंद्र की स्वॉर्ड को क्या कहा जाता है? मतलब भगवान इंद्र की तलवार को कहा जाता है तमाल। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इंडिया जो है वो ब्लू वाटर फोर्स में एक अपना एक नाम कमाने जा रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा बोलें कि अभी तक हम जो है वो बहुत सारी शिप्स वगैरह क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रियों से। अब हम इंपोर्टर मतलब खरीदने से हम इनोवेटर बनने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब हम और कोई शिप नहीं खरीदेंगे, अब हम शिप्स को क्या करेंगे? खुद ही बनाएंगे। तो गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है इंडियन नेवल शिप, क्या नाम है इसका? तमाल, एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मतलब छुपने वाली, ठीक है। छुप कर कह सकते हैं आप यहाँ पर, बिल्कुल इस तरीके से ना दिखने वाली, गायब हो जाने वाली, ठीक है। और उसके बाद बचने वाली, रडार वगैरह से बचने वाली, कह सकते हैं आप यहाँ पे गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। इसको कमीशन करा है किसने? इंडियन नेवी ने। और कहाँ से किया है? कैलिनग्राड। और ये कहाँ पर आता है? रशिया से। अब ये तमाल जो है वो आखिरी शिप होगी जो हम कहाँ से लेकर आएंगे? किसी और देश से यहाँ पर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत वाला कंसेप्ट है, इंडिजीनियस इंडिया है, वो यहाँ पर करने की बात की जा रही है। कहता है द शिप इज द 8th इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई शिप नहीं आई है, इससे पहले भी शिप्स आ चुकी हैं, बट अब ये लास्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। कहता है द सेकेंड वेसल इन द फॉलो ऑन तुशिल क्लास ऑफ शिप। कुछ याद होगा, तुशिल भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, और मैंने तुशिल में भी आपको बताया हुआ था कि जो तुशिल अपने पास कह सकते हैं आप यहाँ पे वेसल है, उसी का अपग्रेड एक वर्जन है आपके पास यहाँ पे तमाल। और याद रखना, तुशिल और तमाल दोनों कहाँ की हैं? रशिया की हैं। और इस तुशिल, अगर हम बात करते हैं, सॉरी तुशिल की नहीं, तमाल की बात करते हैं, तो तमाल के अंदर आप 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगा सकते हैं, याद रखना। उसके अलावा हम नेवल गन रख सकते हैं, रॉकेट और टॉर्पेडोज ट्यूब भी हैं इसके अंदर, हेलीकॉप्टर लैंडिंग तक फैसिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब आप ऐसे इस तरीके से कहेंगे कि आने वाले टाइम पर इंडिया भी क्या करेगा? अब इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, अब इंडिया क्या करेगा? बेसिक चीज़ों को सीख चुका है रशिया से, और अब खुद बनाने की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। अगला कहता है इसके बाद का आपके पास अगला इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट, क्या नाम आता है इसका? उदयगिरी, ठीक है। आप ऐसा कह लें, स्टेल्थ फ्रिगेट मतलब रडार से बचने वाली, ठीक है, अपने आप को छुपाने वाली, बचाने वाली फ्रिगेट, मतलब वॉरशिप जो है वो इंडियन नेवी को मिली है। कहाँ से? उसका नाम है उदयगिरी। याद रखना है मुंबई बेस्ड माजागॉन डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग से। और ये दूसरी शिप है जो किसके अंदर लॉन्च की गई है? प्रोजेक्ट कौन सा वाला आता है आपके पास? ये 17A। अब ध्यान से सुनना, प्रोजेक्ट जो ये 17A है, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन काम ही क्या था? इसका मेन काम था बेटा कि इस प्रकार की जो है मिसाइल फ्रिगेट्स को लेकर आना, या स्टेल्थ मिसाइल्स को यहाँ पर लेकर आना, ये इसका मेन काम था। कहता है प्रोजेक्ट 17A इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग 7 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन द ब्लू वाटर एनवायरनमेंट। और ब्लू वाटर जब भी हम बोल रहे हैं तो हम इसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैपेबल ऑफ काउंटरिंग
कन्वेंशनल मतलब जो हमें पता है, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो हमें नहीं पता है, ठीक है, हम सब उसको उड़ाने की बात यहाँ पर करते हैं। कहता है द हल ऑफ उदयगिरी इज 4.54 लार्जर देन P-17 फ्रिगेट। ये आप इसके साथ देख लेंगे, बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला आता है इट इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द ब्लू वाटर एनवायरमेंट, और ये क्या करेगी, ये आपने पीछे ही पढ़ लिया अभी यहाँ पर। और MDL इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसके लिए काम करती है, PSU के लिए काम करती है, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। सॉरी, PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। अगले वाले पे आते हैं। अगला आता है इंडिया का प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या है इसके साथ का, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए स्पेस में क्या हो रहा है बच्चे, स्पेस में लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, स्पेस में, हम यहाँ पे लैंड की बात नहीं कर रहे, हम स्पेस की बात कर रहे हैं। स्पेस में कॉन्टिन्यूसली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब किन देशों का कंपटीशन बढ़ रहा है, जिनके पास अपनी अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी है। जैसे मान लो मैं एक देश हूँ, आप एक देश है, अगर हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स को कॉन्टिन्यूसली भेजते जा रहे हैं। अगर हम भेजते जाएंगे तो कंपटीशन घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। और इसी कंपटीशन का पार्ट बनने जा रही है इंडिया की एक कंपनी जिसका नाम है अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, याद रखेंगे, ठीक है। और ये पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो कि क्या करेगी, जिसने कहा है कि हम सैटेलाइट की मदद से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात करी है, ठीक है। मतलब हम आपको सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड यहां पर करवाएंगे। तो ये इसका मेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है ये बात जो है, अगर आपको पता होगा, पहले एलन मस्क भी कह रहे थे हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर अब ऐसा तो इंडिया में नहीं हुआ, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगी बच्चे, तो बोला गया है 2028 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और कंप्लीट करने के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 में, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। और ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट कहाँ जाएगा, GEO में। कुछ याद आया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अभी बोला था मैंने आपको GEO, उसके बाद आता है MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और एक आता है LEO लो अर्थ ऑर्बिट। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। याद रखना है आपने, जो GEO होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है बच्चे यहाँ पे, तो अर्थ से आप लगा लो इस हिसाब से, यहाँ पर 36,000 किलोमीटर, याद रखेंगे। पाँच नहीं होगा यहाँ पे, 5,000 से ज़्यादा ही होगा ये वाला, हाँ, 5,000 से 2,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 20,000 तक का। और उसके बाद जब हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो 500 से लेकर 1200 किलोमीटर तक की रेंज इसकी आ जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। तो क्या होगा, जितना दूर क्या रहेगा अपने पास, जितनी दूर सैटेलाइट रहेगी वो उतने ज़्यादा एरिया को कवर करेगी। और हो सकता है कि पूरे के पूरे इंडिया को इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का कौन काम करे, ये काम करेगी ये वाली कंपनी जिसका नाम है अनंत टेक्नोलॉजीज, ठीक है। याद रखना है आपने। और कहता है ये कहाँ पर प्लान की जाएगी, मैंने अभी आपको बता दिया 4 टन की होगी, मतलब ऐसे समझ लो आप 4000 kg कह सकते हैं आप यहाँ पर। जियो स्टेशनरी होगी ये, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट विल ऑफर अ डेटा कैपेसिटी of maximum 100 gigabit bits per second to user across the country, ठीक है। लियो लाइक दोज यूज्ड बाय द स्टारलिंक। अब लियो कहाँ पर है, जो लियो सैटेलाइट है ये वाला जो जोन है, यहाँ पर भी सैटेलाइट्स हैं, जिसमें एक नाम आता है आपके पास स्टारलिंक, अमेजॉन, वनवेब, ये भी हैं जो वहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर रही है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आता है। कहता है GEO सैटेलाइट हैव एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 24 आवर्स विच विल मेक इट प्रेफर्ड चॉइस फॉर हाई स्पीड ब्रॉडबैंडिंग फ्रॉम स्पेस, ठीक है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम प्रमोशन और अथॉराइजेशन सेंटर कहाँ पर है, अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है अब आपके पास यहाँ पे, बैंकिंग और इंडेक्स के बारे में बात कर ले, सॉरी रैंकिंग और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला कहता है एक इंडेक्स आया है बच्चे जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। क्या नाम है इसका यहाँ पर, ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगर हम बात करते हैं, नाम है पीस बेटा, मतलब शांति की बात यहाँ पर कर रहा होगा। तो शांति की बात किस किस में, तो जैसे हम बात करें शांति किन किन मैटर्स में, तो पहला बोला जा रहा है इसको अगर हम देखें, इसको मेजर करने के लिए 3 मेन एरियाज हैं। जैसे पहला सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी कितनी है, सेकंड है कि क्या डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहे हैं, देश के अंदर दंगे तो नहीं चल रहे हैं, या फिर देश में बाहर से अटैक तो नहीं हो रहा है, और उसके अलावा मिलिट्री कैसी है, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है।
आता है? तो कहता है सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसने अगर हम बात करें तो इसने अपनी 19वीं ग्लोबल पीस इंडेक्स को यहाँ पर पेश करा है। इंडिया का रैंक है 115, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कहता है इसके बाद का आइसलैंड यहाँ पे मोस्ट पीसफुल कंट्री है, उसके बाद रशिया जो है वो लीस्ट है, ये गौर करने वाली बात आ गई आपके पास। और अगर हम देखें कितनी कंट्रीज में से हमारा क्या रैंक है, तो 163 कंट्रीज में से हमारा रैंक कितना आता है, 115, आप याद रखेंगे। और कहता है अगर हम बात करें ये जो रिकॉर्ड है, मतलब ये जो इंडिकेटर है, ये कैसे मेजर होता है, कहता है अगर रेंज फ्रॉम 1 इंडिकेटिंग द मोस्ट पीसफुल, अगर किसी का स्कोर 1 आ रहा है तो वो मोस्ट पीसफुल कंट्री है, और अगर 5 तक पहुंच रहा है तो वो क्या बन रही है, लीस्ट पीसफुल। तो गौर करो, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आइसलैंड का 1 आ रहा है और रशिया का कितना आ रहा है, 3.441, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान का भी खैर इतना अच्छा हाल नहीं है, पाकिस्तान का 144 है, ठीक है। अफगानिस्तान का 158 है, पर आपने यहाँ पर याद रखना है अपने इंडिया का, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या आता है न्यूज़ हमारे पास, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगली न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। कहता है बच्चे, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन ने अपनी 2024 की रिपोर्ट को पेश करा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0 डोज चिल्ड्रन इन इंडिया, 0 डोज का मतलब हो गया बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने जो रूटीन टीके लगते हैं उनको, आपको पता ना इम्यूनाइजेशन होता है, उनके बहुत सारे टीके लगते हैं उनको, ठीक है, उन टीकों को नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। कहता है इसके बाद का, कहता है इन इंडिया दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल वैक्सीनेशन, एक वैक्सीनेशन नहीं लगी है उनको। और वैक्सीनेशन ना लगने का कारण क्या हो सकता है सबसे ज्यादा, तो आप गौर करेंगे माइग्रेशन कर लेना, ठीक है। माइग्रेशन मतलब हो सकता है कि आपने क्या करा हो, एक जगह से दूसरी जगह आप चले गए हो। सेकंड कहता है अवेयरनेस ना हो सकता है ऐसा कोई कन्फ्लिक्टेड एरिया हो जहां पर एक टीका तो लग गया पर उसके बाद के टीके लगे ही ना हो, ठीक है, ये भी वहां पर हो सकता है। तो कहता है द वर्ल्ड had received significant progress in lowering चाइल्ड मोर्टालिटी विद ग्लोबल अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। कितना डिक्लाइन बताया गया यहाँ पे, 52% सिंस द ईयर 2000, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। फिर बाकी कंट्रीज का भी डेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं किसके पास यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगर हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं, तो भारत ने ऐसे अनगिनत प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जिसमें से एक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको 1978 में चलाया गया था, जिसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट माता को, माता मतलब जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है उनको भी और उनके बच्चे को भी, ठीक है, जो भी डिजीजेस फैलती हैं माता को या बच्चे को, उसको बचाने के लिए टीके वहां पर लगाए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम एक डे भी मनाते हैं जिसका नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। और ये डे हम कब मनाते हैं, मार्च के महीने में ये डे मनाया जाता है, गौर करना है आपने। और इसके अंदर बेटा सारे के सारे 9 टीकों की यहाँ पर बात होती है, तो ये कब मनाया जाता है, 16 मार्च को, और इसी को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके साथ का, कहता है द इंडिया हैज़ अचीव्ड अ 78% रिडक्शन इन द अंडर 5 मोर्टालिटी, और मोर्टालिटी का मतलब होता है मरने का दर, आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अभी इसके साथ पढ़ लेंगे पर आपको डेटा वो वाला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब एक पहला क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न क्या होते हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनना। यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनका वैल्यूएशन, जिनका मतलब आप कह रहे हैं जिनकी वैल्यू कितनी होती है, $1 बिलियन टच कर जाती है, और ये कंपनीज प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज होती हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, प्राइवेट होती हैं, इसीलिए ये कहां पर ऐड नहीं होती हैं, ये स्टॉक मार्केट में भी ऐड नहीं होती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या कहता है, कहता है यहाँ पर द शंघाई बेस्ड हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स को पेश करा है। इंडिया का रैंक क्या आता है, 3rd, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। यूएसए यहाँ पर टॉप करता है, कितने यूनिकॉर्न्स है वहां पर, 758 याद रखना है। और इंडिया के कितने हैं,
हैं तो आप याद रखेंगे 64। उसके बाद सेकंड नंबर अगर हम देखें यहाँ पर सेकंड किसका आता है, चाइना, 343 यूनिकॉर्न्स। इस इंडेक्स के अंदर टोटल कितने यूनिकॉर्न्स थे, 1523, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो यूएसए लेड द काउंट विद 108 न्यू यूनिकॉर्न्स, उसके बाद फिर चाइना, फिर उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आपने इंडिया का डेटा यहाँ पर याद रखना है। कहता है स्पेस एक्स जो कि किसकी है बच्चे, यूएसए, विद द वैल्यूएशन ऑफ $350 बिलियन हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, याद रखना है। उसके बाद आता है आपके पास टाइगर ग्लोबल, यूएसए मैनेजमेंट रिटेन द क्राउन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल यूनिकॉर्न इन्वेस्टर। उसके बाद फिर जापान, फिर उसके बाद आ जाता है यूएसए का एक और कंपनी आ जाती है थर्ड रैंक पे। सैन फ्रांसिस्को को टाइटल मिला है वर्ल्ड्स यूनिकॉर्न कैपिटल, याद रखना है। बेंगलुरु जो है वो इस रैंक मतलब इस पूरे के पूरे लीड में क्या रैंक करती है, 7th रखती है। उसके बाद कौन सा आता है, महाराष्ट्र, फिर आपके पास गुरुग्राम भी इस पोजीशन के अंदर एंटर हुए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, मतलब ऐसी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन कितना पहुंच चुका है, $1 बिलियन, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इसके साथ का अगला आता है डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आइए, कहता है 22nd SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है और इसी में हमारे कौन गए हैं, तो आप याद रखेंगे हमारे राजनाथ सिंह भी गए हैं और वहां जाकर इन्होंने जो पहलगांव वाला जो कांड हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गलवान वैली, देखो हम ना संघाई कॉर्पोरेशन में 2020 से नहीं गए हुए थे, जब से क्या हुआ था वो गलवान वैली वाला डिस्प्यूट हुआ था 2020 में जब कोविड चल रहा था, तो उसके बाद अब हम गए हैं और इस बार जब हम गए तो वहां पर जाकर हमने बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम बताई। जैसे अगर आपको पता होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहां पर, इंडिया में, जो कि अभी पहलगांव वाला अटैक जो भी हमें देखने को यहां पर मिलता है, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर बाद में लॉन्च किया जाता है। और थीम क्या थी इसकी, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने यहां पर जो है मतलब यहां पर जो है वो मधुबनी, ध्यान देना, मधुबनी पेंटिंग्स को भी पेश कराए। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग्स कहां की हैं, तो आप गौर रखेंगे ये कहाँ की आती है, बिहार की, और इनको भी क्या किया गया है, चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको दिया है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और SCO कब बना था, तो आप याद रखेंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ये जो है वो कब बना था, 2001 में, याद रखना है। और भारत ने कब ज्वाइन करा था, तो 2017 में SCO को यहाँ पर ज्वाइन करा था, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और याद रखना फिर हम गए भी नहीं थे ना, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला सेक्शन क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं और क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए अगला कहता है आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को पढ़कर वाइंड अप करते हैं। कहता है ये आप पढ़ लेंगे बच्चे, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है, सीधे सीधे दौड़ है, रेस है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला आता है US ओपन बैडमिंटन 2025। इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर आयुष शेट्टी, जो कि अगर हम बात करें मेडन टॉप करा इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर टाइटल बाय डिफीटिंग कनाडा के ब्रियान यांग को इन्होंने यहाँ पर हराया है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये, तो आप याद रखेंगे 2025 का US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है। मैंने आपको ग्रैंड स्लैम्स लिखाए थे, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम कब कब होता है, आप मुझे बताएंगे। कहता है इन द वुमेन सिंगल फाइनल कौन आती है, तन्वी शर्मा, क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट इंडियन टू रीच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ये पढ़ लेंगे और कवर करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला वाला कौन सा आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी, और इसको पढ़कर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखिए RBI का मानना है बच्चे, RBI ने जो AEPS सिस्टम है, जो AEPS सिस्टम है, इस AEPS सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और इन फ्रॉड से बचने के लिए या इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्या लिया, RBI ने नई गाइडलाइंस को पेश करा है। अब इस AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रखना है। और इसके लिए जो लोग होते हैं उन लोगों को ATOs कहा जाता है। समझो यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक पेमेंट सिस्टम होता है बच्चे, जिसमें हम पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ या अपना बैंक बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट या पैसा ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट लगाकर या OTP का यूज कर हम बैंक जैसा काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और ये भी क्यों बनाए गए थे, ये उन
एरियाज के लिए बनाए गए थे जहां बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत कमजोर हैं, उन एरियाज के लिए इनको यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, ताकि लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी बैठाई जाए या कनेक्टिविटी उनके बीच में बनाई जाए, ठीक है। कहता है अब ये जो गाइडलाइंस है ये क्या कहती हैं पहले समझते हैं, ठीक है। कहता है ये जो न्यू गाइडलाइंस है हैव डिफाइंड ATO एज एन इंडिविजुअल ऑनबोर्डेड बाय द एक्वायरिंग बैंक हु ऑपरेट्स द AEPS टच पॉइंट यूजिंग आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक एंड वन टाइम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो बोलने का मतलब है कि आप यहाँ पर खुद जाएंगे, खुद जाकर अपना डेटा यहाँ पर सब कुछ पेश करेंगे और इस तरीके से आप वहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कहता है एक्वायरिंग बैंक आर नाउ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, मतलब अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर एक बार गए, आपने एक बार गए और एक बार आपने पैसा निकाल लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको 3 महीने के बाद फिर से क्या करवानी होगी, KYC, क्योंकि KYC के बिना फिर काम आपका यहाँ पर खराब होता जाएगा। कहता है एज पर द हाँ यहाँ पे देखो फिर वही वाला पॉइंट आया, कहता है एज पर द RBI गाइडलाइन इफ एन ITO रिमेन्स इनएक्टिव, अगर वो लगातार 3 महीने से क्या है, इनएक्टिव है, विच मीन्स उसने कोई भी पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं करी है, हैज बीन कैरिड आउट फॉर अ ट्रांसफर अ कस्टमर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इन सच अ केस बैंक इज एक्वायरिंग बैंक इज रिक्वायर्ड टू कैरी KYC और ATO बिफोर अलाउइंग हिम टू रिज्यूम ऑपरेशंस। मतलब अगर उस बंदे ने अपना दोबारा कोई काम चलाना होगा, पैसा निकालना होगा, तो वो वहां से नहीं निकाल सकता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, अगला आता है भारत पर कर्जा। भारत पर जो कर्जा है या फिर बाहरी देशों से जो लिया गया कर्जा है वो यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चे, बढ़ चुका है, ठीक है। और वो कितना बड़ा है, 736.3 बिलियन। ये डेटा हमारे लिए काम का देखने को मिलता है। कहता है एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP रेशियो कितना बढ़ चुका है, 19.1%। ये आप याद रखेंगे। द वैल्यूएशन इफेक्ट रिड्यूस्ड द इंक्रीज एक्सटर्नल डेब्ट। अच्छा बेटा एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल कर्जा बढ़ता क्यों है, तो ये नहीं कि कंट्रीज लोन बहुत सारे लेती रहती है, किसी और कंट्री से लोन लेती है, जर्मनी से ले लिया, USA से ले लिया, इसकी बात नहीं हो रही। कई बार जो है बेटा डॉलर का जो है, डॉलर की भी तो एप्रिसिएशन होती रहती है ना, डॉलर का जो प्राइस है, डॉलर और भी स्ट्रांग होता जाता है, पर हमें लोन कैसे देना होता है याद करो, तो हम कैसे देते हैं यहाँ पे, तो हमें डॉलर टू रुपी में ज्यादा पैसा यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। कई बारी बोरोइंग भी ज्यादा हो जाती है, किसी और कंट्री से भी हम ज्यादा पैसा यहाँ पर उठा लेते हैं, जिसे भरने में मुश्किल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कितना डेप्थ हो चुका है यही डेटा आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कितना, शॉर्ट टर्म, इतना डिटेल में नहीं जाना है बच्चे, हमारे इतने काम का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला, इंडिया का पहला UPI पावर्ड बैंक ब्रांच की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। पढ़ते हैं समझते हैं क्या है, ठीक है। देखो स्लाइस ने लॉन्च करा है बच्चे इंडिया का पहला UPI पावर्ड ब्रांच, मतलब यहाँ ना कोई कैश काउंटर होगा, ना कोई डेबिट कार्ड होगा, ना कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, और यहाँ पे शांति से पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम चल सकता है। किसके माध्यम से, UPI के माध्यम से। आप यहाँ पर बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, बैंकिंग सिस्टम को किसके साथ जोड़ना है, डिजिटलाइजेशन के साथ और ज़्यादा यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। मतलब इंडिया को डिजिटलाइजेशन के साथ यहाँ पर क्या करना है, और ज़्यादा जोड़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे किस कंपनी ने करा है, ये आपके पास काम का हो गया, ठीक है। इसके साथ अगला आता है SBI ने मार्क करी है अपनी 70th एनिवर्सरी, ठीक है। ये 70 साल आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो SBI ने कहा है कि सोलर रूफटॉप जो प्रोग्राम है उसमें भी सपोर्ट करेगी, जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजैक्शन है उसमें भी SBI सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ जो नेट जीरो एमिशन है, कब तक करना है, 2070 तक, वहां पर भी कौन सपोर्ट करेगा, SBI करेगा। SBI का सोलर रूफटॉप प्रोग्राम एम टू सोलराइज 4 मिलियन होम्स बाय द फाइनेंशियल ईयर, इतना, ठीक है, ताकि क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ इट हैज अंडरटेकन अ मिशन टू प्लांट 9 लाख ट्रीज इन कावेरी बेसिन वाइल ऑल्सो सपोर्टिंग अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो 70 साल कंप्लीट होने की खुशी में SBI ने ये सारी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं SBI कब बना था,
तो आप गौर रखेंगे 1 जुलाई 1995 को बना था, याद रखना है आपने, ठीक है। 1995 को बना था और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है आपके पास यहाँ पर, अगला आता है आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये जो रिपोर्ट होती है बच्चे, ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, आरबीआई, जिसमें रिस्क हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, मतलब इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसा चल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट पेश की जाती है। कहता है आरबीआई ने रिलीज कर ली है द हाफ ईयरली पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय जून 2025 विच रिप्रेजेंट द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल ऑन करंट एंड emerging risks to the stability of the Indian financial system, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आई है। कहता है एज पर द मैक्रो टेस्ट कंडक्टेड बाय द आरबीआई जीएनपीए मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनको कहा जाता है। कहता है यहाँ पर ये जो जीएनपीएज हैं ऑफ द 46 बैंक में मार्जिनली राइज। अब देखो बेटा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं, तो ये वो बैड लोन्स होते हैं, जो भी बैड लोन्स होते हैं, मतलब जिसमें पैसा नहीं आ पाया, रिकवरी नहीं हो पाई, उनको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। और ग्रॉस मतलब उसका एक कह सकते हैं फॉर्मूला लगाकर उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट बढ़ चुका है, 2.5। कहता है सेक्टर वाइज जो है वो कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, और उसके बाद कौन आता है, अदर हैंड पर्सनल लोन्स का, यहाँ पर लोन्स का इतना 1.2% है। कहता है द राइट ऑफ टू जीएनपीए रेशियो फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मूव्ड अप मार्जिनली, कितना हो चुका है, 31.8%। ये इसके साथ डेटा कवर करेंगे, ठीक है। कहता है एफएसडीसी ये क्या है, एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है, किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये जो काउंसिल है इसे कौन चेयर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और रघुराम राजन कमेटी 2008 में आई थी जिसने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में बात करी थी, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन अगला इंपॉर्टेंट न्यूज आपके पास आती है, इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली इन फिनटेक। आपको बताया था जब फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, फिनटेक कहा जाता है। कहता है बेंगलुरु बेस्ड ट्रैंक्सियन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अ लीडिंग मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसकी रिपोर्ट का टाइटल आप इसके साथ यहाँ पर देख लेंगे। तो कहता है इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कौन सा रैंक कर रहा है, 3rd, किसके बाद, यूएसए और यूके के बाद। आपने यहाँ पर याद रखना है इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर है वो कितना बढ़ चुका है, $889 बिलियन, मिलियन आपने याद रखना है। बेंगलुरु यहाँ पर क्या कर रहा है, कंटिन्यू टू लीड फिनटेक फंडिंग लैंडस्केप। और उसके बाद जो है 2nd नंबर पे कौन आ रहा है, मुंबई आ रहा है, ठीक है। तो ये आप कवर कर लेंगे। फिनटेक मतलब हो गया जब आप टेक्नोलॉजी को किसके साथ जोड़ देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला सेक्शन आता है डेज, और डेज पढ़कर वाइंड अप करते हैं। कहता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये एक्चुअली में किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, पीसी महानलोबिस की, जिसने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी। जो 2nd 5 ईयर प्लान है जो कि पूरा का पूरा किसके ऊपर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था। उनकी मतलब उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके लिए, यहाँ पर 2nd 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 2nd 5 ईयर प्लान को पूरा डिजाइन करना, उसको एक शेप देने का काम किसने करा था, पीसी महानलोबिस ने। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। साथ ही साथ नेशनल सैंपल सर्वे, इसकी भी स्थापना किसने करवाई थी, तो पीसी महानलोबिस ने करवाई थी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और कब मनाते हैं इसको हम, 29 जून को ये डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है अपने पास यहाँ पर, अगला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 2025। कब मनाते हैं, 30 जून को, ठीक है। वर्ल्ड में अलग अलग पार्लियामेंट्स हैं, उन सब के कोलैबोरेशन होते हैं और वो क्या करते रहते हैं, समय समय पर मीटिंग भी करते रहते हैं। जैसे लिखा है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन द वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉलिटिकल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 30 जून 1889 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और क्या थीम है, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन, ये इसकी थीम आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
चलिए, अगला आता है डॉक्टर्स डे। किसका बर्थ एनिवर्सरी होती है ये? तो आप याद रखेंगे बीसी रॉय की, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न हिस्ट्री में भी, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर रोल प्ले करा हुआ है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, अलग अलग मूवमेंट में बहुत सारा काम है। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी भी किसकी आती है? द डे कोमेमोरेट द बर्थ एंड द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न। इनको क्या दिया जा चुका है बच्चे? इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और कब दिया गया था? 1961 में। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इनकी याद में हम मनाते हैं। और थीम क्या है इसकी? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला आता है जीएसटी डे। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, ठीक है। थीम क्या है? जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन, और उसके बाद द रिफ्लेक्टिंग एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन टैक्स प्रोसेसेस एंड स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंसेस। जीएसटी कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, याद रखना है। और 30 जून 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 1 जुलाई हम क्या मनाएंगे? जीएसटी डे मनाएंगे, ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है, आपने याद रखना है। और एक इन सबको मेजर करने के लिए एक काउंसिल भी बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, जो इसका आर्टिकल है 279A। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल को हेड करने के लिए कौन जाता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। और कहता है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है? 22.08 लाख करोड़, ठीक है। ये आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगला आता है, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। अगला आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेटा इकट्ठा करने में, नेशन बिल्डिंग में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, पैसों में ट्रांसपेरेंसी के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब में एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो कहता है बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAI, ICAI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना से पहले इंडिया में जो है वो कौन सा वाला सिस्टम चलता था? इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। 1930 से जो है फिर इसका नाम वगैरह बदला गया, और फिर बाद में ये बॉडी हमारे पास बनकर आती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है किसका? इंडिया का, ठीक है। ICAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और कौन सी एनिवर्सरी है ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है कॉपरेटिव्स, ठीक है। कॉपरेटिव्स को लेकर मैं पहले भी आपको डेटा बता चुकी हूँ कि जब हम कॉपरेटिव्स की बात करते हैं, ये डे कब मनाते हैं? 1 सैटरडे ऑफ जुलाई को। और याद रखना इंटरनेशनल कॉपरेटिव मतलब हम सब मिलकर एक काम को कर रहे हैं, कॉपरेशन के साथ हम यहाँ पर एक काम को कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा पिछले साल जब 2024 में इसकी मीटिंग चल रही थी तो इंडिया ने इसको यहाँ पर हेड करा था। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके साथ अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो 97th अमेंडमेंट जो कि कब की है? 2011 की है। ये भी क्या बताता है? ये कॉपरेटिव सोसाइटीज को, इंडिया में जो कॉपरेटिव सोसाइटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात ये करता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। आर्टिकल कौन सा आ जाएगा इसका? तो आप याद रखेंगे 243 ZH से लेकर 243 ZT इसका आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्या फंडामेंटल राइट में भी लिखा है इनके बारे में? बिल्कुल। वो कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 19 के जो सब क्लॉजेज हैं वहाँ पर लिखा गया है। क्या DPSP में भी इसके बारे में कहीं है? बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 43 ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है, तो जहाँ पर लोग मिलजुल कर एक जगह पर काम करते हैं, इसको यहाँ पर बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पर कवर करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।